जरा सोचिए, एक सफाई कर्मचारी जो एक फटी हुई पुरानी खाकी जैकेट को बस सेफ्टी पिन से जोड़कर पहनता था, और जब वो मरा तो दुनिया सच में हैरान रह गई। बिल्कुल, क्योंकि उसके बैंक खाते में $80 लाख थे। मतलब भारतीय रुपयों में देखा जाए तो करोड़ों की संपत्ति। और दूसरी तरफ दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन गणितज्ञ और फाइनेंस के विशेषज्ञ जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की थीं, वो शेयर बाजार में बुरी तरह नाकाम हो गए। सही बात है, ये बहुत अजीब लगता है सुनने में, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज की इस गहन चर्चा का विषय पैसे का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि दौलत बनाने में और उसे बनाए रखने में किसी फाइनेंस की डिग्री या मतलब गणित के जटिल फॉर्मूले से कहीं ज्यादा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और मनोविज्ञान का हाथ क्यों होता है। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि पैसा कमाना पूरी तरह से नंबरों का खेल है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान स्प्रेडशीट बनाना जानता है तो वो अमीर बन जाएगा। हाँ, सबको ये लगता है। पर असलियत में ये पूरी तरह से हमारे दिमाग का खेल है। पैसा इस बात पर कम निर्भर करता है कि कोई इंसान क्या जानता है और इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि वो कैसे व्यवहार करता है। बिल्कुल। और इस इंसानी व्यवहार को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे पास बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हम मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश और उनके कुछ व्यक्तिगत नोट्स का विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत ही गहरी किताब है। हाँ, और इसके अलावा इंडोनेशिया में 3500 से अधिक लोगों पर हुई IFLS 5 नाम की एक बहुत ही विस्तृत वैज्ञानिक रिसर्च, वॉरेन बुफे की संपत्ति के आंकड़े और उसी आम से दिखने वाले सफाई कर्मचारी की असली कहानी पर गौर करेंगे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ये सभी स्रोत मिलकर एक बहुत ही साफ और थोड़ी चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। जो लोग जानकारी के ओवरलोड से बचकर फाइनेंस और जीवन के इस जटिल विषय के पीछे के असली सच को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चर्चा कई सारे आहा मोमेंट्स लेकर आने वाली है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लोग अक्सर अमीरी को महंगी कारों, डिजाइनर कपड़ों और बड़े घरों से तौलते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल का एक बहुत ही गहरा विचार है। वो कहते हैं दौलत वो है जो हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही। अगर दौलत को एक आइसबर्ग मतलब हिमखंड की तरह देखा जाए तो जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, जैसे दिखावा, महंगी छुट्टियां, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली दौलत वो है जो पानी के नीचे छिपी है, यानी हमारी बचत और हमारा इन्वेस्ट, जिसे कोई देख नहीं सकता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि समाज अक्सर उन लोगों को अमीर मान लेता है जो अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन असली संपत्ति तो वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है, जो दिखता नहीं। हाँ, वो गाड़ियाँ जो शोरूम में ही रह गईं, वो गहने जो नहीं खरीदे गए, और इस अदृश्य दौलत का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है रोनाल्ड रीड। सच कहूँ तो रोनाल्ड रीड की कहानी किसी रहस्यमय फिल्म जैसी लगती है। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो एक करोड़पति है। मैंने पढ़ा है कि वो अमेरिका के वर्मोंट में रहते थे और उन्होंने अपने जीवन के 25 साल एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक के तौर पर गाड़ियां ठीक करते हुए बिताए। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो वो ज्यादा दिन खाली नहीं बैठ पाए और JC पेनी नाम के एक स्टोर में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने लगे। क्या बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी? बिल्कुल। वहाँ उन्होंने 17 साल तक फर्श साफ किया। उनकी सादगी का आलम ये था कि एक बार रेस्टोरेंट में किसी अजनबी ने उनके खाने का बिल चुका दिया था। अरे वाह, क्यों? क्योंकि उसे लगा कि इस बूढ़े और गरीब इंसान के पास शायद खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर असली दौलत अदृश्य है तो समाज हमेशा उन लोगों का ही जश्न क्यों मनाता है जो पैसे का दिखावा करते हैं? मेरा मतलब है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। इतिहास गवाह है कि हम इंसानों की फितरत ही ऐसी रही है कि हम अपनी सफलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये तो है। अगर कोई इंसान करोड़ों कमाकर उसे छिपा ले तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि वो सफल है? क्या रोनाल्ड रीड ने कुछ ज्यादा ही कंजूसी नहीं कर दी थी? मैंने सुना है कि मीटर वाले पार्किंग चार्ज से बचने के लिए वो अपनी पुरानी कार बहुत दूर पार्क करके पैदल चलते थे। देखिए, ये इंसानी मनोविज्ञान का सबसे बड़ा जाल है जिसे रोनाल्ड रीड ने पूरी तरह से नकार दिया था। उन्हें समाज को कुछ भी साबित नहीं करना था। अच्छा। वो दिखावे की दौड़ में शामिल ही नहीं थे और इसी वजह से जब 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ तो दुनिया दंग रह गई।
उन्होंने $8 मिलियन यानी लगभग $80 लाख की संपत्ति छोड़ी थी। $8 मिलियन? एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी ने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा कर ली? एक आम इंसान की पहली सोच यही होगी कि शायद कोई लॉटरी लगी होगी या कोई पुश्तैनी जमीन बिक गई होगी। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन मुझे पता है कि इस गहन चर्चा में कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। इसके पीछे जरूर कोई ठोस मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। बिल्कुल, कोई लॉटरी नहीं थी। यहाँ सिर्फ अनुशासन, सादगी और मनोविज्ञान का कमाल था। रोनाल्ड रीड ने अपनी छोटी सी सैलरी में से हमेशा एक हिस्सा बचाया और उस बचत को उन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जिन्हें वो अच्छे से समझते थे। उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, जेपी मॉर्गन और सीवीएस जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदे। एक मिनट रुकिए, आगे बढ़ने से पहले जो लोग शेयर बाजार को गहराई से नहीं जानते, उनके लिए ये समझना जरूरी है, ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं और उन्होंने सिर्फ इन्हीं कंपनियों को क्यों चुना? ब्लू चिप स्टॉक्स उन बड़ी पुरानी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयरों को कहा जाता है जिनका इतिहास बहुत मजबूत रहा है। जैसे कोई ऐसा ब्रांड जिसका सामान हर घर में दशकों से इस्तेमाल हो रहा हो। अच्छा, जैसे रोजमर्रा की चीजें? हाँ, और रोनाल्ड रीड का नियम बहुत साफ था। वो सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करते थे जो लाभांश यानी डिविडेंड देती थी। और डिविडेंड को हम मतलब एक तरह के किराया या इनाम की तरह समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। जब कोई इंसान किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। सही कहा। और जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को नकद रूप में बांटती है। यही डिविडेंड है। एकदम सटीक उपमा है। रोनाल्ड रीड उस डिविडेंड के पैसे को खर्च नहीं करते थे, बल्कि उसे वापस उन्हीं कंपनियों के और शेयर खरीदने में लगा देते थे। मतलब पैसे से पैसा बनाना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी उस तकनीक या उन टेक कंपनियों में निवेश नहीं किया जिसकी उन्हें समझ नहीं थी। वो बस वही खरीदते थे जो उनके आसपास दिखता था। और शायद उनकी इस अदृश्य दौलत का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जो उनके मरने के बाद सामने आया। उन्होंने वो पैसा अपने साथ कहीं छिपाया नहीं। आउटलाइन के आंकड़ों के मुताबिक उस $8 मिलियन में से उन्होंने $1.2 मिलियन ब्रुक्स मेमोरियल लाइब्रेरी को और $4.8 मिलियन एक अस्पताल को दान कर दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि पैसा कमाना एक अलग चीज है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए और एक बड़ी संपत्ति खड़ी करने के लिए सादगी, संयम और बचत की आदत सबसे जरूरी है। उन्होंने खुद की झूठी शान दिखाने के बजाय पैसे का इस्तेमाल समाज के लिए किया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रोनाल्ड रीड की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सही निवेश के लिए कोई फैंसी डिग्री नहीं, बल्कि धैर्य चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि सिर्फ गणित की किताब का एक नीरस सा फॉर्मूला है जिसे रटकर बस परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन असल में ये एक मैराथन दौड़ है। इस दौड़ में ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है, बल्कि ये मायने रखता है कि कौन बिना थके सबसे लंबे समय तक ट्रैक पर टिका रह सकता है। और जब लंबी दौड़ की बात आती है तो वॉरेन बफे का नाम आना तो तय है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो वॉरेन बफे की दौलत का सबसे बड़ा राज उनका निवेश कौशल उतना नहीं है जितना उनका समय है। वॉरेन के आंकड़ों के अनुसार उनकी संपत्ति का ग्राफ किसी जादू से कम नहीं है। 30 साल की उम्र में वो $1.4 मिलियन के मालिक थे। अच्छा। और 52 की उम्र में उनकी नेटवर्थ $376 मिलियन थी। और यहाँ रुककर सोचने वाली बात है, दुनिया के सबसे महान निवेशक 52 साल की उम्र तक अरबपति यानी बिलियनियर नहीं बने थे। यही तो कंपाउंडिंग का असली खेल है। उनकी 90% से ज्यादा दौलत उनके 60 साल की उम्र के बाद बनी है। 95 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ $154 बिलियन तक पहुंच गई। उफ, ये तो दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम उनकी तुलना जिम सिमंस नाम के एक मशहूर निवेशक से कर सकते हैं। जिम सिमंस एक हेज फंड मैनेजर थे। हेज फंड मैनेजर का मतलब ऐसे विशेषज्ञ जो बहुत अमीर लोगों का पैसा लेकर बेहद जटिल गणितीय और कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके बाजार से भारी मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं ना? सही कहा। वॉरेन बफे को अपने जीवन काल में औसतन लगभग 20% का सालाना रिटर्न मिला है। वहीं जिम सिमंस को 66% का शानदार सालाना रिटर्न मिला। 66%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर सिर्फ गणित के नजरिए से देखा जाए तो सिमंस का रिटर्न बफे से 3 गुना ज्यादा है।
तो उन्हें बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए था। लेकिन असलियत ये है कि सिमंस की कुल दौलत बफे की तुलना में लगभग 75% कम है। एक मिनट, अगर किसी का रिटर्न 3 गुना ज्यादा है तो दौलत कम कैसे हो सकती है? क्योंकि जिम सिमंस ने बहुत देर से निवेश शुरू किया। उन्हें कंपाउंडिंग के लिए वॉरेन बफे जितना समय नहीं मिला। वॉरेन बफे 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं, यानी लगभग 80 सालों का समय ही कंपाउंडिंग का असली ईंधन है। मतलब अगर इस फॉर्मूले में समय को बढ़ा दिया जाए तो परिणाम सच में कल्पना से परे हो जाते हैं। लेकिन वॉरेन बफे ने समय का सही इस्तेमाल किया, ये तो हमने देखा, पर क्या सिर्फ समय और अनुशासन ही काफी है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या लंबी अवधि का निवेश पूरी तरह से जोखिम मुक्त यानी रिस्क फ्री होता है? क्योंकि अगर बस पैसा लगाकर 50 साल के लिए छोड़ देने से हर कोई अरबपति बन जाता तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं होता। देखिए, लंबी अवधि का निवेश जोखिम मुक्त होने की धारणा एक बहुत बड़ा भ्रम है। वॉरेन बफे का ही उदाहरण लें। अपने जीवन काल में उन्होंने 400 से 500 अलग-अलग कंपनियों में निवेश किया। 400 से 500? हाँ, लेकिन उनकी असाधारण सफलता, उनका इतना बड़ा साम्राज्य केवल 10 से 12 स्टॉक्स के बेहतरीन प्रदर्शन से आया है। तो उन बाकी की सैकड़ों कंपनियों का क्या हुआ? उनमें से कई कंपनियों में भारी नुकसान हुआ, कई दिवालियां हो गईं और कई बस औसत रहीं। लेकिन जो 10-12 कंपनियां सफल हुईं, उन्होंने सारे नुकसान की भरपाई कर दी। मॉर्गन हाउसेल के नोट्स में सीज कैंडीज नाम की कंपनी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, वॉरेन बफे ने जब इसे खरीदा तो इसके पीछे कोई बहुत जटिल एक्सेल शीट वाला गणित नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि लोगों का इस ब्रांड के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव पैसे में कैसे बदलता है? मतलब इसका सीधा आर्थिक फायदा क्या है? भावनात्मक जुड़ाव कंपनी को प्राइसिंग पावर यानी कीमतें तय करने की ताकत देता है। जब लोग किसी ब्रांड से प्यार करते हैं तो वो ब्रांड हर साल अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकता है और लोग फिर भी उसे खरीदेंगे। लॉयल्टी की वजह से। बिल्कुल, सीज कैंडीज ने यही किया। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन वो लगातार भारी कैश कमाते रहे। ये एक ऐसा व्यवहारिक सत्य था जिसे कोई भी गणित का फॉर्मूला नहीं पकड़ सकता था। ये तो हुई समय, धैर्य और ब्रांड मनोविज्ञान की बात। लेकिन निवेश में और जीवन में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे भाग्य और जोखिम यानी लक और रिस्क। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी पहलू हैं। मुझे तो भाग्य और जोखिम बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह लगते हैं। जब सिक्का किसी के पक्ष में गिरता है और उसे सफलता मिलती है तो इंसान उसे अपनी कड़ी मेहनत और दिमाग का नतीजा मान लेता है, और जब खिलाफ गिरता है तो उसे जोखिम या खराब किस्मत कह दिया जाता है। और अगर भाग्य का इतना बड़ा रोल है तो क्या मेहनत करना और योजनाएं बनाना बेकार है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इंसान अपनी सफलताओं का श्रेय खुद लेना चाहता है और असफलताओं का ठीकरा बाहरी परिस्थितियों पर फोड़ना चाहता है। लेकिन हमें भाग्य के अस्तित्व और उसके विशाल प्रभाव को स्वीकार करना ही होगा। इसका कोई उदाहरण? बिल गेट्स का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। बिल गेट्स की कहानी में भाग्य का क्या रोल है? वो तो एक जीनियस है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी की। वो जीनियस है और उन्होंने कड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा आंकड़ों पर गौर करें। 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में थे, तब पूरी दुनिया में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 303 मिलियन थी। करीब 30 करोड़ बच्चे। हाँ, उन 30 करोड़ में से अमेरिका में करीब 18 मिलियन बच्चे थे। वॉशिंगटन राज्य के सियाटल इलाके में करीब 1 लाख बच्चे थे। ठीक है, दुनिया भर के 30 करोड़ बच्चों से हम सियाटल के 1 लाख बच्चों तक आ गए। और उन 1 लाख बच्चों में से केवल 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। लेक साइड उस समय दुनिया का इकलौता ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास अपना एक कंप्यूटर टर्मिनल था। 1968 में कंप्यूटर देखना भी एक बहुत बड़ी बात थी, उस पर काम करना तो दूर की कौड़ी थी। और बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे। मतलब 30 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चों को वो मौका मिला। ये तो 10 लाख में से एक मौका होने जैसी बात है। अगर वो दुनिया के किसी और स्कूल में होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट का कोई वजूद ही नहीं होता। बिल्कुल, भाग्य का ये तत्व सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है, और शायद यही कारण है कि मीडिया का नजरिया भी बहुत एक तरफा होता है। वो कैसे? फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं अक्सर उन लापरवाह निवेशकों के चेहरे अपने कवर पेज पर छापती हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जोखिम लिया और बस किस्मत से उनका दाव सही बैठ गया।
समाज उन्हें जीनियस मान लेता है। हाँ, और उन समझदार निवेशकों को कोई नहीं पूछता जो सही और तार्किक निर्णय लेने के बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण जोखिम का शिकार हो गए और उनका पैसा डूब गया। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि किसी एक इंसान की सफलता को पूरी तरह से उसकी बुद्धिमानी नहीं मानना चाहिए और किसी की विफलता को पूरी तरह से उसकी बेवकूफी नहीं मानना चाहिए। बहुत ही गहरी बात है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही अहम सिद्धांत है पर्याप्त की समझ, यानी इनफ। इंसान ये कैसे तय करे कि उसे रुकना कब है? अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में इसे धन की घटती हुई उपयोगिता कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान महीने का 10,000 रुपए कमाता है। अगर अचानक उसकी कमाई बढ़कर 15,000 हो जाए तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा एक सार्थक बदलाव आएगा। वो बेहतर खाना खा सकेगा, अच्छी जगह रह सकेगा। बिल्कुल, जीवन स्तर में एक सीधा और स्पष्ट सुधार दिखेगा। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है। अगर उसकी कमाई बढ़कर 15 लाख हो जाए तो क्या उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव आएगा? शायद नहीं। वो पहले भी अच्छी गाड़ी में घूम रहा था, अब भी घूमेगा। एक सीमा के बाद अतिरिक्त पैसा जीवन में कोई सार्थक सुधार नहीं लाता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर एक सीमा के बाद पैसे से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता तो फिर लोग हमेशा और अधिक पैसा क्यों चाहते हैं? करोड़ों कमाने वाले लोग भी शांति से क्यों नहीं बैठ पाते? इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण है सामाजिक तुलना, यानी सोशल कंपैरिजन। सामाजिक तुलना तो बिल्कुल एक ट्रेडमिल की तरह है। कोई इंसान उस पर कितनी भी तेजी से दौड़ ले, पसीना बहा ले, वो रहता उसी जगह पर है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो उससे ज्यादा अमीर होगा, जिसके पास उससे बड़ा घर होगा। एकदम सही। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इंसान अपनी खुशी को खुद महसूस करने के बजाय हमेशा दूसरों के चश्मे से ही देखते हैं? क्या में 3,591 लोगों पर की गई थी। काफी बड़ा सैंपल साइज है। हाँ, इस अध्ययन का मकसद ये जानना था कि क्या दूसरों से अपनी हैसियत की तुलना करने पर हमारी खुशी सच में कम होती है। तो रिसर्च के नतीजे क्या कहते हैं? क्या पड़ोसियों या रिश्तेदारों को देखकर सच में हमारी खुशी छिन जाती है? नतीजे बहुत हैरान करने वाले थे। रिसर्च से पता चला कि सामाजिक तुलना, जैसे ससुराल वालों से या पड़ोसियों से अपनी तुलना करना, सीधे तौर पर हमारी जीवन की कुल संतुष्टि या खुशी को प्रभावित नहीं करती है। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि दूसरों से तुलना करना ही सारे दुखों की जड़ है। देखिए, दुख की जड़ तो है, लेकिन इसका रास्ता थोड़ा घुमावदार है। अध्ययन ने साबित किया कि सामाजिक तुलना का असर सबसे पहले इंसान की व्यक्तिगत वित्तीय संतुष्टि पर पड़ता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान अपने पड़ोसी की नई और महंगी गाड़ी देखता है तो वो सीधे दुखी नहीं होता। अच्छा। बल्कि सबसे पहले उसे ये महसूस होता है कि उसकी खुद की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसका अपनी खुद की वित्तीय स्थिति पर से भरोसा डगमगा जाता है, और जब ये वित्तीय संतुष्टि कम हो जाती है तब जाकर अंत में उसकी जीवन की समग्र खुशी कम होती है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब बीमारी तुलना नहीं है, बल्कि बीमारी ये है कि हम उस तुलना के कारण अपनी खुद की स्थिति को कमजोर मान लेते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इंसान भीतर से ये मान ले कि उसकी वित्तीय स्थिति उसके लिए पर्याप्त है, तो फिर पड़ोसी चाहे हवाई जहाज ही क्यों ना खरीद ले, उसकी समग्र खुशी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। खुशी कभी भी बाहर दूसरों से तुलना करने में खोजने से नहीं मिलती, बल्कि भीतर से मिलती है। जिन लोगों के पास एक मजबूत आंतरिक मूल्यांकन होता है, वो दूसरों को देखकर विचलित नहीं होते। रोनाल्ड रीड का उदाहरण यहाँ फिर से एकदम सटीक बैठता है। उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद की तुलना उस समाज से नहीं की जो महंगी गाड़ियां चला रहा था। तो फिर धन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? अगर महंगी चीजें खरीदना खुशी नहीं देता, तो पैसा कमाना ही क्यों? धन का सबसे बड़ा और सबसे शानदार उपयोग है आजादी खरीदना, अपना समय खरीदना। समय खरीदना। हाँ। सुबह उठकर ये कहने की आजादी कि आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ जो मुझे पसंद है, और तब तक जब तक मैं चाहूं। मजबूरी में कोई अनचाहा काम न करना पड़े, यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो सच में सबसे बड़ी लग्जरी है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान के कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब लोग अपने पैसे को चीजों के बजाय अनुभवों पर खर्च करते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, तो उन्हें कहीं ज्यादा गहरी खुशी मिलती है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। दौलत का मतलब बैंक बैलेंस के आंकड़े नहीं है, ये हमारी आदतें हैं, जैसे रोनाल्ड रीड की सादगी।
ये हमारा धैर्य है, जैसे वॉरेन बफे का कंपाउंडिंग का जादू। ये पर्याप्त शब्द की गहराई को समझना है और दूसरों के ट्रेडमिल पर ना दौड़ना है। और इसी संदर्भ में मॉर्गन हाउसल के कोलैबोरेटिव फंड के कुछ ताज़ा नोट्स में एक बहुत ही उकसाने वाला और नया विचार सामने आता है, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। उन्होंने स्लो कंप्यूटिंग का जिक्र किया है। स्लो कंप्यूटिंग। आज के इस दौर में जब एआई सब कुछ इतनी तेजी से कर रहा है, एल्गोरिथम हमारा ध्यान चुरा रहे हैं और हर काम पलक झपकते हो रहा है, ऐसे में स्लो यानी धीमे होने की बात क्यों? यही तो इस सदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब दुनिया में सब कुछ तेज हो रहा है, तब शायद भविष्य में असली लग्जरी और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा या रफ्तार नहीं होगी। तो फिर क्या होगी? खुद को धीमा करने की आजादी, मतलब इंसान बने रहने का सुकून। अरे वाह, ये विचार सच में दिमाग के तार झकझोर देता है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में क्या हम केवल इसलिए पैसा कमा रहे हैं ताकि हम और ज्यादा तेज दौड़ सकें, या दौलत का असली मकसद ये है कि हम इस डिजिटल शोर शराबे से कटकर अपनी मर्जी से जीवन को धीमा कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो दौलत की पूरी परिभाषा को बदल देता है। देखिए, क्या किसी के पास ये आजादी है कि वो 24 घंटे ऑनलाइन ना रहे? क्या वो अपनी जिंदगी की मशीनरी को कुछ पल के लिए रोककर बस सांस ले सकता है? सीखने वालों को सच में ये विचार करना चाहिए कि क्या किसी इंसान का कमाया हुआ पैसा उसे ये धीमा होने की आजादी दे रहा है, या फिर वो पैसा महज एक और जंजीर बन गया है जो उसे उस ट्रेडमिल पर और तेज दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। असली दौलत वो है जो जीवन को स्थिरता दे। और मुझे लगता है इसी विचार के साथ पैसे के मनोविज्ञान पर आधारित आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और सत्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।